और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली में बवाल हुआ और पूरे देश की नजर इसी ओर थी। संसद मार्च, उत्पात और लाठीचार्ज। क्या हुआ उत्पात में, उससे पहले देखिए जरा सुबह की तस्वीर है जिस वक्त जंतर मंतर पर भारी भीड़ जुटी थी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस भीड़ को देश की संसद की तरफ मार्च करना था, जंतर मंतर से संसद जाना था और दूसरी तरफ आज लोकसभा सत्र शुरू हो रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पार्लियामेंट पहुंचा था। पीएम पार्लियामेंट पहुंचे और इधर प्रदर्शनकारियों को देखिए, जंतर मंतर से इन्होंने भागना शुरू किया संसद की तरफ। तो सिर्फ ये सड़कों पर नहीं भाग रहे थे, प्रदर्शनकारी दिल्ली मेट्रो स्टेशन में थे। मेट्रो पकड़कर पहुंचना था जंतर मंतर दिल्ली में। देखिए भाई ये सारे एग्जिट बंद कर रखे हैं यहाँ से मेट्रो के। भाई 3-4 स्टेशन है जाके एग्जिट बंद कर रखे है। देखो सारे कूद कूद के जा रहे हैं, जाने दे रहे भाई, वहां पे जाने दे रहे। ये देखो अब देखिए जरा दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी थी। ये पत्थर पुलिस पर चल रहे थे, दिल्ली पुलिस पर। एक तरफ पत्थरबाजी, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट। पुलिस वाले को आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारियों ने पकड़ लिया और गिरा गिरा कर मारा है। आप देख रहे हैं पुलिस वाला घिर गया है, लोग उसे घूंसे मार रहे हैं, गिरा गिरा कर मार रहे हैं। आपने देखा पुलिस वाले की पिटाई हुई और उसके बाद देखिए जरा दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए इस प्रोटेस्ट में, इस प्रदर्शन में। पुलिस वालों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया और जहां उनका इलाज चल रहा है। ये आप देख रहे हैं अलग अलग पुलिस वालों को जो घायल हुए। उसके बाद पुलिस ने एक्शन शुरू किया। अब पुलिस की बारी थी, पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया। जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें खदेड़ा।
उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, लोगों को खदेड़ने के लिए। यहां से जब पुलिस ने एक्शन लेना शुरू किया, पुलिस ने उन लोगों को चिन्हित किया जो वहां पत्थर चला रहे थे, जो पुलिस के साथ हिंसा कर रहे थे। पुलिस ने ऐसे लोगों को डिटेन करना शुरू किया, उठाना शुरू किया, हिरासत में लिया है। देख रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें पुलिस ने उठाया। और उसके बाद जो प्रदर्शनकारी हैं, जो उग्र हो गए और उसके बाद तोड़फोड़ की है वाहनों में। ये देखिए, एक ये तस्वीर है गाड़ी पर लाठ चलाते हुए। ऐसी और भी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये शाम 4 बजे की तस्वीर है सीपी की। गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है। आंसू गैस के गोले चल रहे थे, ये चार तोड़ रहे हैं इसको, गाड़ी को देखिए कुचला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, गाड़ी को कुचल दिया गया है, रिटेलिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो गाड़ी की तोड़फोड़ की तस्वीर दिखाई, कुछ यही हाल था। अब देखिए दोनों पक्ष का क्या कहना है। कॉकरोच पार्टी क्या कह रही है और दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है पुलिस ने सैकड़ों निहत्थे लोगों को पीटा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए संसद मार्च कर रहे थे। पुलिस ने पहले बेरहमी से युवाओं पर लाठीचार्ज किया, फिर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर पत्थर भी फेंके। प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। जंतर मंतर पर पत्थरों से लदे ट्रक खड़े किए गए थे। असामाजिक तत्वों के जरिए प्रदर्शनकारियों पर पत्थरबाजी कराई गई। भारी बारिश के बावजूद पुलिस टेंट लगाने से रोक रही थी और पहले से जो टेंट लगे थे उन्हें भी जबरन उखाड़ दिए गए। जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक पुलिस ने ज्यादती की है। प्रदर्शन में शामिल 40 से 50 लोग घायल हो गए हैं, यह कहना है कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन कर रहे थे। अब देखिए पुलिस क्या कह रही है। पहले अपील की थी कि प्रदर्शनकारी हिंसा और हंगामे से दूर रहें। पुलिस का कहना है संसद सत्र के दौरान किसी तरह के प्रदर्शन या मार्च की मंजूरी नहीं थी। जंतर मंतर से संसद भवन तक पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू थी, यानी 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने प्रदर्शन पर पाबंदी थी। सीजेपी के प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर संसद जा रहे थे। पुलिस ने पहले समझाया और रोकने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी हिंसा करने लगे और हंगामे पर उतर आए। रोकने पर वो पुलिस पर पथराव करने लगे। पुलिस का कहना है प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने हमला और उत्पात मचाया। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों का एक जत्था संसद भवन के एकदम करीब पहुंच गया, इसलिए पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस का कहना है हमने कोई हिंसा नहीं की, पेशेवर तरीके से हालात संभाले हैं। उत्पात मचाने वाले 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है और हिंसा भड़काने वालों पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं अब तक। ये दोनों पक्षों का अपनी अपनी दलीलें हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारी और क्या कह रही है पुलिस। प्रोटेस्ट तो इनने खत्म कर दिया है हमारा जबरदस्ती। इनने यहाँ से आंसू के गोले दागे, कम से कम 2000 की पब्लिक, इतने लोग यहाँ देख सकते हैं आप लोग सभी लोग। हमारे मेरे खुद इस पाँव में 2 रॉड मारी इनने। हमको यहाँ से ये बैरिकेडिंग पार करके मैं गया यहाँ से,
और उसके बाद पूरा हमारा यहाँ पर डोनेशन बॉक्स था, यहाँ पर सारी चीज़ें थी हमारे, कम से कम 100 मोबाइल गायब हो रहे। वे डरते हैं कि एक दिन कोई किसान, पिछड़ा या किसी भी वर्ग का जब छात्र पढ़ेगा तो उनसे सवाल पूछेगा और उन सवालों का जवाब इनके पास नहीं होगा और ये सत्ता खो देंगे। अपना तानाशाह को खत्म करेंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। हम लोग को जितना एफर्ट लगेगा हम लोग अपनी तरफ से एफर्ट देंगे और इस मार्च को सक्सेसफुल बनाने का कोशिश करेंगे। एजुकेशन सिस्टम बेटर होना चाहिए और अगर ये हमारा पहला स्टेप हो सकता है कि अगर हम कुछ प्रोटेस्ट में पार्ट ले रहे हैं, कुछ बेटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सरकार लाठी से मार रही है, सरकार लाठी से, हम बच्चों पे लाठी से मार रही है। इमरजेंसी के बाद की सबसे बड़ा आंदोलन हो रहा है। हम प्रोटेस्ट को रोक रहे थे, बैरिकेड के खड़े थे, सामने से पत्थर लगा दिए, पत्थर मार दिए। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। अब देखिए जरा, जो प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर थे उनकी कोशिश ये थी कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में उन्हें पहुंचना है संसद। तो कैसे संसद तक पहुंच गए ये देखिए। दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे प्रदर्शनकारी, सामने पुलिस खड़ी थी। अब देखिए, ये सीधे संसद के सामने तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके थे। सामने पुलिस का और आरएएफ का सुरक्षा घेरा था जिसने इन्हें रोक रखा था। प्रदर्शनकारी संसद की तरफ बढ़ रहे थे तो संसद की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। देखिए किस तरह फौरन सिक्योरिटी ऑफिसर्स संसद के गेट की तरफ भागे और दरवाजे को बंद किया गया। अरे बाहर रहलाओगे यहाँ पर तो और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया जा रहा है। देखिए, जंतर मंतर से संसद भवन की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। कितना वक्त लगा प्रदर्शनकारियों को वहां तक पहुंचने में और किस रूट से पहुंचे, ये रूट है जंतर मंतर। जंतर मंतर से संसद मार्ग से आगे बढ़ेंगे पटेल चौक और पटेल चौक से संसद मार्ग होते हुए संसद तक की दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है, जहां जंतर मंतर था और संसद भवन। इस रूट का इस्तेमाल किया प्रदर्शनकारियों ने यहां तक पहुंचने के लिए। लेकिन अब इस प्रदर्शन को सांसदों का भी समर्थन मिल रहा था। सांसद भी इस प्रदर्शन में शामिल थे। खुद डिंपल यादव पार्लियामेंट में प्रदर्शन कर रही थी पहले। हम सर भिवाड़ी एमपी से आए, विधानसभा दीप नारायण सिंह यादव। मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव। मोहन यादव नहीं है जो गद्दार है, भ्रष्टाचार में है वो। यादव कहाँ है? काबिलियत आप लोग हम भी यादव है। यादव क्या है? आप फिक्र नहीं करिए, समाजवादी पार्टी हमेशा छात्रों के साथ खड़ी दिखाई देगी। बस वही चीज आप आवाज दो ना, आजाद किले आपके साथ में होंगे। अगर ये मोदी नहीं और उसके बाद देखिए डिंपल यादव वहां पहुंची जहां प्रदर्शन हो रहा था। ये तस्वीरें देखिए।
ये आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं बैरिकेडिंग लगी हुई है। डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उस तरफ जाने की जिद कर रहे हैं जहां प्रदर्शनकारी हैं। अब देखिए दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण भी पहुंच गए प्रदर्शनकारियों के बीच। सीजेपी के चीफ दीपके के साथ मंच पर मौजूद थे। हमारी एकता, नौजवान। ऐसा नहीं कि 100 लोगों ने कुछ और चाहा, 100 ने कुछ और चाहा, ये नहीं कर सकते। इससे तो आंदोलन इनके लाठी छीन के ये हल है। देश का युवा ऐसे हाथ ना फैलाए पानी हर चीज के लिए। भगत सिंह का वंशज के ऐसा नहीं कि 100 लोगों ने कुछ और चाहा, 100 ने कुछ और चाहा। देखिए सियासतदान वहां पहुंचे, लेकिन इस प्रदर्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स। राहुल गांधी ने कहा 152 पेपर लीक और 7.5 करोड़ छात्र पीड़ित हैं, लेकिन पेपर लीक के एक भी दोषी को सजा नहीं है। सवाल उठाए तो लाठी और हिरासत मिल रही है, और पीएम नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले सकते। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं जहां विपक्ष के पास कोई तथ्य या ठोस तर्क नहीं होते हैं, वो सड़क पर तूफान और अराजकता खड़ी करने लगते हैं। जंतर मंतर में जो हुआ उसके पीछे भी विपक्ष की यही चाल है। प्रियंका गांधी कह रही हैं शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इस पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, पिटाई हो रही है, आखिर क्यों? वो हमारे ही बच्चे हैं। कंगना रनौत कह रही हैं जनता ने जिस सरकार को चुना है उसका अधिकार है कि वो कैसे सरकार चलाए और किसे मंत्री बनाए। जिन्हें एतराज है वो चुनाव लड़कर सत्ता में आए, लेकिन संसद और सड़क पर अराजकता ना फैलाएं। अखिलेश यादव ने कहा लोहिया जी कहते थे कि जैसे रोटी पलटनी पड़ती है, ऐसे ही सरकार में बैठे मंत्रियों को भी बदलते रहना चाहिए। एक मंत्री को कितने दिन तक एक ही जगह बिठाकर रखेंगे? दुख है कि आज लाठी चली है, यह सरकार नहीं अहंकार है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कह रहे हैं इस देश में सभी को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन विरोध करते समय कानून हाथ में लेना गलत है। प्रदर्शनकारियों को सुधार और सुझाव पर बात करना चाहिए, सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े रहना गलत है। अरविंद केजरीवाल ने कहा जंतर मंतर पर देश के लाखों युवा जमा है, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय लाठीचार्ज करवा रही है। सरकार से अपील है कि अहंकार छोड़ें और इनकी बात सुने। संजय झा कह रहे हैं शिक्षा को किसी कीमत पर सियासी रंग नहीं देना चाहिए। नीट या पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार ने कुछ नहीं छिपाया। आरोपियों पर कार्रवाई की, दोबारा कड़े इंतजाम कर परीक्षा कराई, लेकिन छात्रों को आगे कर जानबूझकर सियासत की जा रही है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। कौन सी सरकार है ये? कौन सी सरकार है जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते। सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है। अगर सरकार होती तो सुनती। देखिए हमारे ही बच्चे हैं, देश का भविष्य है, ये संसद उन्हीं का है, किसी की जागीर नहीं है। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे। जैसे जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। आज पूरे लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, इतिहास के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पुलिस वाले बिना वर्दी के आए थे और बच्चों को मारा है, बच्चों को करंट दिया है, और जहाँ रूल होता है कि आपको टांगों पे मारना चाहिए, बच्चों की छातियों पे मारा है। ये सीधे आघात हमारी भारत माता के सीने पे इन लोगों ने किया है। आखिर बच्चे जाएं कहाँ? उनका तो आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अब जब वो आप अपने न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरते हैं तो आप उन पर लाठीचार्ज कराते हो, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। छात्रों को आप इन्वॉल्व करते हैं, बेचारों को उनको गुमराह नहीं करना चाहिए ना। जो स्टूडेंट्स को आप बराबर बताना चाहिए क्या प्रॉब्लम है करके। आप इन्वॉल्व करा रहे हैं इन चीजों में तो उनको क्या मिलेगा? हमारे बच्चों का फ्यूचर है,
और ये बच्चे कल के हिंदुस्तान के मालिक होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इनका मकसद जो है उसकी तरफ हम हिंदुस्तान की हुकूमत को देखना चाहिए। इसको सड़क का विषय बना रहे हो ना, वो संसद का विषय है। संसद का विषय सड़क पे नहीं हो सकता। आप संसद में आइए ना, जो तख्ती लेके आ रहे हैं उसकी चर्चा करिए। सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उस मांग को पूरा करे। इसी में सरकार की भलाई है। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हो रहा था। न सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था बल्कि देश के अलग अलग शहरों में भी हो रहा था। ये तस्वीर देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन कर रहे थे। दूसरी तरफ आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं। भिवंडी में भी प्रदर्शन हो रहा था। लोग सड़कों पर बैठे थे और नारेबाजी कर रहे थे। मुंबई में जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें उसके बाद पुलिस ने उठाना शुरू किया, डिटेन करना शुरू किया, बसों में भरा। चप्पल उतार मेरी, चप्पल दो मेरी। देखो गुंडे क्या हम लोग गुंडे कहते हैं। ये देखो, ये देखो चप्पल उतार मेरी, चप्पल दो मेरी। भाई अब आप रांची लिए चलूं। मुंबई के अलावा देखिए रांची में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग पार्टियों के बैनर तले। अब आपको बताऊं कि देश के कौन कौन से शहर में कौन कौन प्रदर्शन कर रहा था। मुंबई में प्रोटेस्ट हो रहा था। शरद पवार की पार्टी हल्ला बोल रही थी मुंबई में के अलावा नवी मुंबई में स्कूली छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तो जयपुर में आम लोग प्रदर्शन पर बैठे थे। जयपुर के अलावा सूरत में मेडिकल के छात्र सड़कों पर उतरे थे। साथ ही पटना में विधानसभा के बाहर आरजेडी नारेबाजी कर रही थी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन था और लखनऊ के अलावा इंदौर में छात्रों ने मोर्चाबंदी की हुई थी। इंदौर के बाद भोपाल में युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा था। देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। अब दूसरी तरफ यानी एक तरफ दिल्ली से लेकर देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में बातचीत हो रही थी। प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत की कोशिश हो रही थी। यह तस्वीर सामने आई जहां जेपी नड्डा बात कर रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं के साथ। सौरभ दास को आप देख रहे हैं जिनसे जेपी नड्डा ने बात की। दावा है कि सीजेपी पार्टी ने अपनी मांगे रखी हैं, अपनी डिमांड रखी है। क्या वो चाहते हैं, वो 3 मांगे कौन सी हैं आपको बताऊंगा मैं। और एक और तस्वीर आई, इधर बातचीत चल रही थी। दूसरी तरफ सीजेपी के चीफ दीपके अपना अनशन तोड़ रहे थे। सोनम वांगचुक को उठाए जाने के बाद दीपके अनशन पर बैठ गए थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दीपके ने अनशन तोड़ा है। और इधर यहां सरकार बात कर रही थी। सीजेपी और नड्डा की मुलाकात हुई। हंगामे और बवाल के बीच सीजेपी के प्रतिनिधि जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। सीजेपी के प्रतिनिधियों ने
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने 3 मांगे रखी। सीजेपी की पहली मांग है सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी आवाजाही पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए। दूसरी मांग धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त किया जाए। तीसरी मांग नीट 2026 पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को फौरन 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। सीजेपी ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करने की भी मांग रखी और दावा किया कि उनकी मांगों पर आंतरिक चर्चा का भरोसा दिया गया। वहीं जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने का अनुरोध किया। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की बैठक हुई। इस्तीफे की मांग के बीच धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह मिले। ये बैठक दोपहर के करीब 1:30 बजे शुरू हुई और 4:45 पर खत्म हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ शिक्षा मंत्री की मीटिंग संसद परिसर में हुई। यह मीटिंग क्यों हुई, यह अब तक तस्वीर साफ नहीं है। दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि जंतर मंतर पर जहां प्रदर्शन चल रहा था वहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने देखिए जो टेंट लगा था, जो तंबू लगा था, वो उखाड़ दिया, उसे गिरा दिया। मीटिंग में हम लोगों ने यही बोला कि हमारे 3 डिमांड्स हैं। पहले कि सोनम वांगचुक जी को तुरंत रिलीज किया जाए एंड जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी होती है उसमें उनको एक वीडियो बनाने का अलाउ किया जाए। वो वीडियो में यही हो कि वो अपील करे शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं है। नंबर 2 हमारा ये भी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन तो अब आना ही पड़ेगा। या तो उनको बर्खास्त करे कैबिनेट से या तो ये वो खुद रिजाइन करे। प्रोटेस्ट तब तक चालू रहेगा जब तक उनका रेजिग्नेशन नहीं आ जाता। और तीसरा जो नीट के फैमिलीज है, जो बच्चे मर गए हैं 20 से ज्यादा, उन फैमिलीज को 1 करोड़ का मुआवजा मिले। ये डिमांड्स को लेके हम जेपी नड्डा जी के पास गए, उन्होंने ही बुलाया था। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवा से लेकर हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। और मेरा सभी से यही निवेदन है कि कोई भी काम संवैधानिक तरीके से संवैधानिक मर्यादा में होना चाहिए और उसी के हिसाब से देश कानून से चलता है, कानून से ही चले। शिक्षा पद्धति, एजुकेशनल पॉलिसीज और सिस्टम्स बहुत बिगड़े हुए हैं जो हर एक इस युवा को अफेक्ट कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी होगी। जो हमारा मेमोरेंडम है हम बना के उनको दे रहे हैं, उस पे अमल हो और ये सारे इश्यूज जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करें। तभी वो, अगर वो ये अश्योरेंस देते हैं तो ही सोनम अपना फास्ट तोड़ेंगे। अब सोचिए इस प्रदर्शन और हंगामे के बीच सबसे बड़ी चुनौती किसके सामने थी? सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, संसद भवन को बचाने की चुनौती, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का मार्च संसद भवन तक था और पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा था। देखिए ऐसे में फौरन संसद की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। संसद पर पहले से तैयारी करके रखी गई थी। देख रहे हैं आप, सिक्योरिटी ऑफिसर्स भागना शुरू हुए, संसद भवन का दरवाजा बंद किया गया, वज्र वाहन बाहर तैनात किए गए। अरे बाहर लाओगे यहाँ पर तो अब देखिए संसद की सुरक्षा कैसी थी। संसद भवन के पास किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। सीआईएसएफ ने परिसर को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। आसपास के इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई थी। पूरे इलाके में 5000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 25 से ज्यादा बटालियन तैनात थी। वज्र वाहन, वाटर कैनन समेत सुरक्षा संसाधन मौजूद थे। अतिरिक्त रिजर्व फोर्स और क्यूआरटी टीम स्टैंड बाय पर रखी गई थी। सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था
दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी। पूरा संसद परिसर पहले से डिजिटल सर्विलांस जोन में तब्दील। संसद के सभी गेट पर अत्याधुनिक चेहरा पहचानने वाले कैमरे लगे। ये कैमरे डेटाबेस में फीड किए गए चेहरों से मिलान करते हैं। प्रवेश करने वाले की एयरपोर्ट स्टाइल में जांच की जाती है। इसके साथ ही खास बात यह कि संसद की छतों पर विशेष ड्रोन रोधी प्रणालियां सक्रिय हैं। केमिकल बायोलॉजिकल हमलों से निपटने के लिए खास तैयारी है। 200 से ज्यादा विशेषज्ञों के साथ सीआईएसएफ की विशेष विंग तैनात रहती है। हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती वहां मौजूद थे जिस वक्त ये सारा हंगामा हो रहा था। उनकी रिपोर्ट देखिए जरा। मैं संसद भवन के बाहर हूँ, आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु आपको दिखाएंगे किस तरह से इस एरिया को पूरी तरह से सिक्योर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कर्मियों जो है वो एक्चुअली जो है सीआरपीएफ के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लोग हैं। आवाज़ें बहुत सामने से आती सुनाई दे रही है। कुछ जो है प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए जो भी कुछ अब देखिए ये इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि शायद टीयर गैस है क्या है हमें मालूम नहीं। इस तरह की आवाज़ बार बार सुनाई दे रही है कि संसद के अंदर आ चुका हूं और यहाँ भी देखिए किस तरह से ड्रिल किया जा रहा है। अभी भी ये दिखाया किस तरह से पूरा ड्रिल किया जा रहा है। बहुत दिनों बाद मैंने संसद भवन में इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी देखी है। सुरक्षा का जो अधिकारी हैं वो कोई भी जो है एहतियात जो है वो बरतने से चूकना नहीं चाहते हैं। तो इस पूरे प्रदर्शन और हंगामे के बीच कौन परेशान था? दिल्ली वाले परेशान थे क्योंकि दिल्ली में लोग ऑफिस के लिए निकले तो इस जाम में फंस गए थे। मिनटों का सफर घंटों में तय कर रहे थे। जगह जगह इस तरह के जाम थे, पूरी सड़कें ब्लॉक थी, गाड़ियां रेंग रही थी। तो एक तरफ सड़क जाम थी, दूसरी तरफ संसद जाम थी। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों का मुद्दा उठा रहे थे। सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकालने की कोशिश। तो देखिए जरा संसद भवन में उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा में हुए लोकसभा की तस्वीर है। संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की गई ज्ञान संसद की मर्यादा नहीं बनती है, प्लीज। मेरा प्रश्न मंत्री जी से ये है कि भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण हेतु प्रारंभ की। लोकसभा के अलावा देखिए जरा राज्यसभा में क्या हो रहा था। राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा था, सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। माननीय सदस्यगण, श्रीमान प्लीज लेट द बिजनेस टेक प्लेस। सदन चलने दीजिए। सुबह से हमने कोई कामकाज नहीं किया है। सदन की मर्यादा बनाए रखना, सदन की गरिमा बनाए रखना हम सदस्यों का काम है। प्लीज अपनी अपनी सीट पर बैठे। अब देखिए संसद भवन में क्या हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही पीएम मोदी ने बड़ी बात कही। मॉनसून और मॉनसून सत्र सक्रिय रहे तो देश का कल्याण होता है। विपक्ष के हंगामे के चलते पहले दिन दोनों सदनों में कामकाज ठप रहा। राज्यसभा में अमित शाह वंदे मातरम विधेयक लाने वाले थे। वंदे मातरम को जनगण मन की तरह सम्मान दिलाने का बिल था। लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल आना था। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस पर बोलने के लिए खड़े भी हुए थे, लेकिन विपक्ष पेपर लीक और चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर हंगामा करता रहा और इसके अलावा किसी और मुद्दे पर बात या बहस को तैयार नहीं था। कुछ विपक्षी दल
विपक्षी सांसद पोस्टर और बैनर लेकर भी संसद के अंदर आ गए। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई। सदन करीब 7 से 8 मिनट ही चला था, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 4 बार और कोशिश हुई, लेकिन सदन को स्थगित करना पड़ा। हंगामे के चलते राज्यसभा को भी 6 बार स्थगित करना पड़ा। इस तरह पहले दिन दोनों सदनों में बमुश्किल 10 मिनट की कार्रवाई हुई है। सुनिए जरा उसके बाद सांसद क्या कह रहे हैं। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं। वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं। आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज। तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और मानसून जो सेशन है, ये सेशन शांति से होगा तो देश का विकास करने में मतलब कोई दिक्कत हुई नहीं। और रोज मतलब संसद में हंगामा करने से मतलब कोई उसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। पार्लियामेंट के दरवाजे बंद करने पड़े, ये डर लोगों ने आपके अंदर पैदा किया। इस डर से सीखिए और संवाद का रास्ता खोलिए। जहां जरूरत हो माफी मांगिए, कार्रवाई करिए। अहंकार की उम्र सीमा बहुत नहीं होती। सुनाइए, संसद हंगामे और बवाल के बाद आपको लिए चलता हूं एक और बड़ी खबर की ओर, और बात राम मंदिर चढ़ावे की। दान चोरी की जांच अब नई एसआईटी करेगी। इस मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी बनाकर। दान चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज चालीसा पाठ कर रही थी। देखिए जरा क्या हुआ आज देश की सबसे बड़ी अदालत में। चोरी पर कल एसआईटी जांच स्टेटस की रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट मिलने के अगले दिन यानी आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आज सीजीआई की बेंच ने सरकार से पूछा कि जांच कौन कर रहा है। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पुलिस जांच कर रही। सीजीआई सूर्यकांत साहब ने कहा कि एसआईटी को मामले की जांच करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने चढ़ावा चोरी पर फिर से एसआईटी बनाने को कहा, यानी योगी सरकार की बनाई एसआईटी का पुनर्गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईटी की अगुवाई कोई सीनियर आईपीएस करे। जांच निष्पक्ष और बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए। जांच को तार्किक नतीजे तक पहुंचाया जाना चाहिए। एसजी तुषार मेहता ने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है। सीजीआई ने कहा यूपी सरकार से एसआईटी के लिए नाम लाइए। सॉलिसिटर जनरल ने हामी भरी और कहा रिकॉर्ड पर रखेंगे। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने सीजीआई के सामने मांग की कि कहा जिन लोगों ने फंड जेवरात दिए हैं वो वेबसाइट पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह प्रैक्टिकल होना चाहिए। हालांकि सीजीआई ने यह भी कहा कि मामले को राजनीतिक रंग न दें। कोर्ट राजनीति की जगह नहीं है, यह एक अपराध का मामला है। हम बस ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जांच ठीक से हो। सुप्रीम कोर्ट अब 27 जुलाई सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। इस बीच निर्मोही अखाड़ा और आरजेडी सांसद ने याचिका दी है, कहा है जांच हो और खातों का कैग ऑडिट भी कराया जाए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील। दो तरह के डेवलपमेंट आए। कोर्ट ने आज मैटर को सुनवाई के लिए टेकअप किया। लर्नेड एसजी सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को डिस्क्लोज किया कि मैटर एसआईटी के द्वारा जांच नहीं किया जा रहा है। पूरे प्रकरण की जो जांच हो रही है अयोध्या की पुलिस कर रही है।
ठीक है, एसआईटी उसकी जांच नहीं कर रही। और दूसरा जो कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप राज्य सरकार से इस संदर्भ में निर्देश लेकर के आइए कि इस पूरे मैटर की जांच कैसे हो सकती है, एसआईटी का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हो सकता है क्या, इस संदर्भ में एक इंस्ट्रक्शंस देने की बात माननीय न्यायालय ने लर्नेड एसजी को निर्देशित किया है। सीजीआई ने जो है डायरेक्ट किया है कि एक फॉर्मल एसआईटी गठित की जाए और जो रिपोर्ट है उसके गो थ्रू करने के लिए सीजीआई ने टाइम लिया है। और साथ ही साथ हमारी तरफ से ये जो है मैटर पब्लिश करने जितने भी डोनेशन थे उसको पब्लिश करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया, जिसपे सीजीआई ने जो है कंसर्न दिखाते हुए उसको भी एडमिट किया और मैटर को गो थ्रू करने के लिए रिपोर्ट को टाइम लिया और नेक्स्ट मंडे की डेट लगाई। तो एक नेशनल लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक ऐसा नेशनल मिनिमम ट्रांसपेरेंसी डोनेशन फ्रेमवर्क तैयार कर दिया जाए जिसके माध्यम से इन चीजों की अकाउंटेबिलिटी हो जाए। क्योंकि आपका दान पात्र आपका हो सकता है, लेकिन ये जो पैसा है जब डाइटी का हो जाता है तो फिर ये डाइटी की संपत्ति होती है, उसको आप मिसयूज नहीं कर सकते। अकाउंटेबिलिटी बिलोंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक और एसआईटी बनाइए, दूसरी तरफ पुलिस जांच कर रही है। टिन्नू यादव को गिरफ्तार किया गया, उनके साथ मनीष को भी, दोनों को पूछताछ के बाद जेल ले जाया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दोनों फिलहाल हिरासत में है और ये पुलिस जब जेल लेकर पहुंची है। मनीष और टिन्नू को दोनों को जेल भेजा गया है। दूसरी तरफ इनके घर पर पुलिस ने छापा मारा है। छापे में देखिए पुलिस उनके घर पहुंची है तो घर से पुलिस को बाइक मिली है, बाइक के अलावा कार बरामद की है पुलिस ने और दावा है चढ़ावा चोरी की रकम से ही ये गाड़ियां खरीदी गई। तो गाड़ियां आपने देखी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने सख्ती की है तो आरोपी टिन्नू और मनीष यादव ने राज उगल दिए। 39 घंटे की रिमांड के दौरान इन्होंने कई खुलासे किए हैं, जिसके मुताबिक वो चोरी के पैसों से ऐश कर रहा था। आरोपी ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था। पूछताछ में मिले इनपुट्स के आधार पर फिर एक्शन हुआ। पुलिस ने देर रात 3 बजे टिन्नू के ठिकाने पर छापा मारा। यह कार्रवाई राम जन्मभूमि परिसर के पास उसके घर पर हुई। इस दौरान पुलिस टिन्नू और मनीष को लेकर पहुंची थी, जिसके बाद टिन्नू के ठिकाने पर छानबीन में कई चीजें मिली। दावे के मुताबिक वहां टिन्नू की एक सफेद रंग की कार मिली है। दावा है दान के पैसों से उसने 3 लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी और इसके अलावा एक बुलेट बाइक बरामद होने का भी दावा है। यह बुलेट बाइक टिन्नू के दोनों वाहनों के नंबर में काफी समानताएं मिली है। वाहनों को जब्त कर पुलिस ने थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। इसके अलावा आरोपियों के ठिकाने से कैश भी मिला है। इतना ही नहीं, वहां से सोने के गहने भी बरामद किए गए। शेयर बाजार और प्रॉपर्टी में निवेश के दस्तावेज भी पुलिस को मिले हैं। अब तक की छानबीन में सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं और साधु संत क्या कह रहे हैं। चढ़ावा चोरी, दान चोरी और जिस तरह चंदा चोरी हुई है, ये शर्मनाक है और महापाप हुआ है। महापाप का कौन जवाब देगा? कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने संज्ञान लेते हुए एसआईटी की जांच बैठाई। एसआईटी ने बहुत लोगों को इंट्रोगेट किया है, पूछताछ की है, कुछ लोगों को जेल भेजा गया है, उनकी बेल नहीं हो पा रही है। निपटना है इन चोरों से जिन्होंने चंदा चोरी की। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, इसके खिलाफ मैंने नोटिस दी है और हम इनसे हिसाब मांगेंगे कि हिसाब दो कि पार्लियामेंट ने तो से कानून बना के आप आए नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी हेरा फेरी। जिसने भी गड़बड़ किया है, जैसे भी उनको सजा दी जाए दिलानी चाहिए, जिससे दोबारा कोई दुस्साहस न कर सके और पारदर्शी व्यवस्था हो, यही सबकी मान्यता भी है, मांग भी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तत्काल इस पे निर्णय तत्काल लेना चाहिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं मौसम की मार की तरफ। फिर मॉनसून ने एक बार रफ्तार पकड़ ली है। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तस्वीरें अलग अलग शहरों से आ रही हैं। करगिल आपको लिए चलता हूं, देखिए जरा करगिल में लगातार बारिश के बाद कैसे गाड़ियां बह गई। अगली तस्वीर देखिए जरा डोडा की।
डोडा में लैंडस्लाइड हुई है। लैंडस्लाइड के बाद देखिए गाड़ी पूरी तरह से बैठ गई, की मौत हो गई है इस भूस्खलन में। अब आपको किन्नौर लिए चलता हूं। किन्नौर में देखिए जरा लगातार बारिश के बाद हालात क्या हैं। ये देखिए मंदिर डूब गए हैं। संतरी ने तो बताया दौड़ गए। अब आपको असम की तस्वीर दिखाऊं। असम में देखिए शिव सागर रेल ट्रैक है, पूरी तरह से रेल ट्रैक पानी में डूब गया है। अब देखिए जरा आपके राज्य का हाल क्या है। उत्तर प्रदेश, यूपी के 20 जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। वाराणसी, प्रयागराज में घाटों की सीढ़ियां तक डूब गई। काशी के 40 छोटे मंदिरों में पानी भर गया है। बलिया, लखीमपुर में 100 गांव में बाढ़ का खतरा है। अगले 2 दिन 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई है। खराब मौसम से वैष्णो देवी यात्रा दूसरे दिन भी स्थगित है। सलाल बांध के गेट खोलने पर चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा है। इससे नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में कई जगह लैंडस्लाइड हुई है। केदारनाथ हाईवे पर मलबा आने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। कई जिलों में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 10 जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। राज्य में बिजली गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत की खबर है। जमालपुर में ट्रैक पानी में डूब गया है, ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। असम में बाढ़ की वजह से लगभग 60,000 लोग प्रभावित हुए। बाढ़ से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जलभराव से कई इलाकों में रेल सेवा प्रभावित हुई है। राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना की तैनाती की गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं प्रभावित लोगों को, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। कालंज में बादल फटा है। बादल फटने के बाद टावका नदी में भयावह रूप ले लिया। आपके 5-6 घंटे के अंदर पूरा सुनाई तक जलमग्न हो गया है। तो जलमग्न होने के बाद यहाँ में कोई व्यवस्था तो है ही नहीं। आदमी को खाने वाने प्रिपरेशन का कोई टाइम ही नहीं मिला। पानी सुनारी में पहली मरतबा भैया ऐसे कभी नहीं हुआ रहा। पहले मरतबा दिखाई दे रहा है ऐसे पानी। और जैसे अभी परिस्थिति है, कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको बताऊं एक और खबर है, बड़ी खबर है। अगर आप भी एडवेंचर के शौकीन हैं तो ये आपके लिए खबर है। कैसे एक गलती और जान चली जाती। तस्वीर देखिए जरा, कर्नाटक से तस्वीर आई है। जिपलाइन से कैसे युवा नीचे गिर गया। अब देखिए हादसा कैसे हुआ। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में एक शख्स जिप लाइन राइड कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो जिप लाइन पर थोड़ा आगे बढ़ा, सेफ्टी लॉक टूट गया। सेफ्टी लॉक टूटते ही शख्स लगभग 40 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा। हादसे में शख्स के हाथ पैर में फ्रैक्चर हुआ है, नसों में भी गंभीर चोटें लगी। आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है? हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने रिजॉर्ट प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिप लाइन में जंग लगा हुआ था जिससे हादसा हुआ। अगर समय पर उपकरणों का रखरखाव किया जाता तो हादसा नहीं होता। दूसरी तरफ रिजॉर्ट प्रबंधन ने किसी भी लापरवाही से इनकार किया। उनका कहना है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ है। जिप लाइन खुलने की आखिर वजह क्या थी? इस बीच सवाल यह है कि सेफ्टी लॉक बीच में ही कैसे खुल गया। सेफ्टी लॉक ही केबल वायर से इंसान को हवा में बांध कर रखता है। कई बार गलत तरीके से लॉक लगाने पर यह बीच में खुल सकता है। घिसाव, जंग या डैमेज की वजह से भी लॉक टूटने का खतरा रहता है, लेकिन इस मामले में अब तक हादसे की असल वजह पता नहीं चल पाई है। तो इसलिए अगर आप भी रोमांच के शौकीन हैं तो इस बात का एहतियात बरतिए और सावधानी बरतिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको असली जंग के मैदान में लिए चलते हैं। इसमें मैदानी जंग तस्वीर में आपको दिखाऊं, अभी भी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। 90 दिन भी
अमेरिका ने ईरान पर हमले किए। दूसरी तरफ देखिए जरा, ईरान ने भी मिसाइल लॉन्च की है। बाकायदा संदेश लिखकर ईरान ने मिसाइल दागी है। नवे दिन भी दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। अब आइए आपको बताऊं कि दूसरी तरफ ईरान अटैक कर रहा है। ईरान ने सुइसाइड ड्रोन फायर किए हैं, यानी वो ड्रोन जो आत्मघाती ड्रोन कहलाते हैं, सबसे घातक ड्रोन। अब देखिए अमेरिका की क्या तैयारी है। ये जो है इसे खार्ग आइलैंड कहते हैं, वो जो पीछे आप देख रहे हैं, खार्ग आइलैंड ईरान का है और दावा है अमेरिका यहां कब्जा करना चाहता है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के खिलाफ अब जमीन युद्ध पर विचार कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों से नए मिलिट्री विकल्पों पर जानकारी ली है। उसमें ईरान के खार्ग आइलैंड पर कब्जे का प्लान है। दावा है ट्रंप के खार्ग कब्जाओं प्लान पर ईरान भड़क गया है। ईरान ने खार्ग को लेकर अमेरिका को वार्निंग दे दी है। कहा खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो अमेरिका को उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों का इंतजार है, खार्ग कब्जाने आए तो कोई जिंदा बचकर नहीं जाएगा। विदेश मंत्रालय ही नहीं, IRGC ने भी ट्रंप को धमकी दी है। कहा अमेरिकी घुसपैठ को तुरंत नाकाम करने को तैयार है। सेना बढ़ी हुई ताकत और आधुनिक हथियारों से लैस है। अब आपको बताऊं ये खार्ग क्या है। दरअसल ईरान का खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में मौजूद है, जो बुशहर प्रांत के तट से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। यह द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है, क्योंकि ईरान का 80 से 90% क्रूड ऑयल यहीं से आता है। यहां से ऑयल लोडिंग क्षमता रोजाना 70 लाख बैरल है और करीब 3 करोड़ बैरल तेल का कुल भंडार हो सकता है। खार्ग ईरान के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। आइए अब आपको बताऊं कि यह खार्ग कहां पर है। अमेरिका की नजर इस पर बहुत पहले से, ट्रंप की तो राष्ट्रपति बनने से पहले से। देखिए नक्शे के जरिए आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं ईरान का नक्शा और ये आप देख रहे हैं खार्ग आइलैंड। यही वो खार्ग आइलैंड है जहां 80 से 90% ईरानी तेल मौजूद है। यही अमेरिका कब्जा करना चाहता है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान का विदेश मंत्रालय। दुश्मन धोखेबाज, धूर्त और क्रूर है। ईरान में ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी सैनिकों के आने का इंतजार कर रहे हैं। खार्ग आइलैंड और उसके आसपास सामना करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे सैन्य ताकतें ईरान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित और समर्पित हैं। भले हमारे पास समान संसाधन और क्षमताएं न हो, हमारे राजनयिक भी दृढ़ रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब अमेरिका कूटनीति की बात करता है तो इसका मतलब है डराना, धमकाना, उकसाना और अपनी मांगे थोपना। मुझे लगता है कि हम हमेशा बातचीत या कूटनीति के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन ये बातचीत असली होनी चाहिए। ये एक ऐसा समझौता होना चाहिए जिसे वे ईमानदारी से माने। देखिए, एक हफ्ते पहले ईरान को ये बयान देना था कि हार्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा और वे जहाजों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने 3 जहाजों पर हमला कर दिया। ये पिछले शुक्रवार या शनिवार की बात है। हम उनके व्यवहार को देखकर ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनका व्यवहार यह है, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि आज रात भी। दूसरी तरफ देखिए, ईरान की नजर हॉर्मुज पर है। हॉर्मुज बंद है और हॉर्मुज पर एक जहाज पर ईरान ने अटैक कर दिया। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर
जो टीम जीती है उसको कितना पैसा मिलेगा और उसके बाद जो हारी है उनकी क्या कमाई हुई। मनी क्या है ये आपके सामने आ गया। सबसे पहले देखिए चैंपियन स्पेन को 429 करोड़ रुपए मिले। रनर अप अर्जेंटीना को 283 करोड़, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड 249 करोड़, चौथे नंबर पर फ्रांस 232 करोड़, पांचवें आठवें नंबर पर जो टीमें रही उन्हें 163 करोड़, 9 से 16वें स्थान पर जो टीम रही उसको 129 करोड़ और 17 से 32वें स्थान पर रहने वाली टीम को 94 करोड़, 33 से 48वां स्थान जिस टीम का रहा उन्हें 77 करोड़। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेसी बेशक हार गए हों लेकिन हारे भी अपने चेले से हैं। देखिए जरा कौन चेला। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप खिताब जीता है। फाइनल मुकाबले में स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराया, लेकिन स्पेन की जीत से ज्यादा अर्जेंटीना की हार की बात हो रही क्योंकि फाइनल मुकाबला गुरु बनाम चेले की लड़ाई का था। एक तरफ अर्जेंटीना के मेसी थे, दूसरी तरफ स्पेन के लामिन थे। दरअसल मेसी और यमाल की कहानी सालों पुरानी है। आपको बताऊं कि मेसी स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलते थे। 19 साल पहले बार्सिलोना के लिए चैरिटी फोटोशूट कराया और उन्होंने 3 महीने के यमाल को उस वक्त गोद में उठाकर नहलाया था। उस वक्त मेसी की उम्र सोचिए 20 साल थी, अब वो 39 साल के हैं। मैच के बाद मेसी भावुक हुए तो यमाल ने आकर उनको गले लगाया है और कहा यह जा रहा है कि ये मेसी का आखिरी फीफा विश्व कप था। इसके बाद शायद वो अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप खेलते ना दिखें। स्पेन इस फाइनल में शुरू से ही आक्रामक शैली में खेल रहा था। अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी को रेड कार्ड मिलने के बाद बाहर जाना पड़ा और इस वजह से मैदान में अर्जेंटीना केवल 10 खिलाड़ियों के साथ रह गई थी। तो बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।